बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंटीरियर्स का जो नजफ सेशन है उसका जो मैथ का पोर्शन है, उस मैथ्स के पोर्शन के अंदर हमने रिवीजन का काम करना है। बुक 1 हमने कंप्लीट कर ली है और बुक 1 की जो कंप्लीशन है उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम इस बुक को रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के लिए आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसके अंदर भी मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 के 2-3 MCQs करवाए थे। वो MCQs करने के बाद आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू मिला था और ये समझ लें कि हमने उसकी फास्ट रिवीजन भी कर ली थी और MCQs का हमें आइडिया भी हो गया था। इसी तरह अब मैं जो आज का लेक्चर है इसका स्टार्ट चैप्टर 3 के कुछ MCQ से करता हूँ। 2-3 मैंने MCQs लिखे हैं ताकि चैप्टर 3 जो है वो आपका रिवाइज़ भी हो जाए और ये अच्छे और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ये भी आपके कवर हो जाएँ। सबसे पहले लिखा है मैंने एक MCQ चैप्टर 3 का कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास और हमें ये कहा जा रहा है कि a⁵ जो है वो आपने फाइंड करनी है। अब आप सारे जानते हैं कि आल्दो कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, लेकिन 2x2 के मैट्रिक्स के केस में भी a⁵ करने के लिए आपको कम से कम 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² बनेगा, a² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे a4 बनेगा, एंड देन a4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके a5 बनेगा। इतना टाइम हमारे पास एंटी डेस्क में होता नहीं कि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर कर सकें, यानी इस सारे प्रोसेस पे कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाने हैं आप लोगों के। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो, कोई ऐसा शॉर्टकट हो, कोई ट्रिक ऐसी हो कि हम ये वाला क्वेश्चन हमसे a5, a10, a15 जो मर्ज़ी बार पूछ ले उसको विद इन नो टाइम हम कर सकें। तो 5 से 7 सेकंड के अंदर हमने सीखना है कि ये किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप एक लॉजिक याद रखिएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें, यहाँ मैं इसका आपको हैंड लिख के बताता हूँ कि ये किस तरह की टेक्निक यूज़ होगी। इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो आप देख सकते हैं कि -3 × 4 क्या होगा, -12, और 6 × -2 -12 जो कि प्लस हो जाएगा। यहाँ कैंसिल होने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसकी कोई भी पावर फाइंड करने का आसान तरीका होता है कि उस मैट्रिक्स को ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ट्रेस क्या चीज़ है? ट्रेस हमारे पास होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करें तो ये देखें क्या बनता है, -3 + 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। यानी इसका जो ट्रेस आ रहा है हमारे पास वो इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ट्रेस का फ़ायदा क्या होता है हमें, अगर मैंने a² फाइंड करना है तो मैं इस ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा a को। अगर मैंने a³ फाइंड करना है तो मैं ट्रेस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा a को, और अगर मैंने a4 फाइंड करना है तो मैं ट्रेस के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूँगा a को, और अगर मैंने a5 फाइंड करना है तो मैं ट्रेस पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा a को। अब चूँकि बाई चांस ट्रेस है ही 1 के बराबर, तो 1 की जो भी पावर लें 1 ही बनता है, तो अल्टीमेटली a⁵ भी किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा आंसर भी होगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये याद रखनी है बात आपने कि ये शॉर्ट ट्रिक उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब आपके पास 2x2 का कोई ऐसा मैट्रिक्स आए जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो और उसकी ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद जितनी पावर्स लेंगे वो ट्रेस की हेल्प से लेंगे। अगर इसका ट्रेस 2 होता तो यहाँ 2 × a होता, यहाँ 2 का स्क्वायर × a होता, यहाँ 2 का क्यूब × a होता, यहाँ 2⁴ × a होता। तो ये एक हमारे पास इजी बात थी समझने के हवाले से। 2 बातें आपने सीखी हैं कि ये शॉर्टकट सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर होगा 2x2 का, और दूसरी बात आपने ट्रेस सीखी है कि ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसी क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है वो आपके कोर्स में 3.1 एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, वो ये लिखा हुआ है। इसी आइडिया को, इसी शॉर्टकट को मैं यहाँ अप्लाई करना सिखाता हूँ कि किस तरह अप्लाई करके आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को MCQs के लिए कर सकते हैं। आप देखिएगा 3.1 एक्सरसाइज रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है उसका, फर्स्ट ईयर का, और एक मैट्रिक्स दिया होता है और उसका स्क्वायर वो कहता है कि नल मैट्रिक्स है, और आपने a और b की वैल्यूज़ बतानी होती है। तो मैंने ज़रा चूँकि शॉर्ट करने के लिए सिर्फ b आपसे पूछा यहाँ पे कि b की वैल्यू क्या होगी। a b दोनों वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है आपके। तो आप पहले ये ऑब्जर्व करें कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर 0 है, यानी इसका स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली ये देखें अगर किसी इसका स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0,
और अगर स्क्वायर का डिटरमिनेंट 0 है तो कन्फर्म है कि फिर ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा 0। तो ये वाली जो लॉजिक है ये एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब है कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 है, डिटरमिनेंट कैसे बनता होता है, यूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और आपने देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो जो उसकी पावर्स हैं वो ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई होने से बनती हैं। तो अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है और ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो ट्रेस है वो 0 है। ट्रेस 0 होगा तो जिस तरह मैंने बताया कि अगर यहाँ 0 पुट करें तो ए स्क्वायर बनेगा 0 टाइम ए, यानी इसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर कंफर्म हो गया कि जो ट्रेस है वो इक्वल टू क्या है 0। तो ट्रेस क्या बनता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये देखें 1 प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। सो फ्रॉम हेयर बी आ जाएगा आपके पास -1। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बगैर सॉल्व किए। ये फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बात कि चूँकि इस मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर 0 उसने हमें गिवन रखा हुआ था कि स्क्वायर 0 है, मैट्रिक्स का स्क्वायर 0 तो इसका मतलब है उसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है और अगर ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट 0 है तो कन्फर्म है कि फिर ए का भी डिटरमिनेंट 0 होगा। ए का डिटरमिनेंट 0 तो हो गया तो इसका मतलब है ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है। शॉर्टकट ये कहता है कि जितनी भी पावर्स होंगी वो ट्रेस से मल्टीप्लाई करने से आएंगी। तो अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स बन रहा है तो इसका मतलब है ट्रेस 0 था, 0 मल्टीप्लाई हुआ उसने सबको 0 कर दिया, तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब 1 प्लस बी 0 होगा और बी कितना आ जाएगा -1। ये उस जो शॉर्ट ट्रिक थी उसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने देख ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें 3.5 से मैंने एक क्वेश्चन पिक किए जिसमें सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने बताना है कि क्या होगा। आपको याद होगा जब इसका लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था एंटी टेस्ट का चैप्टर 3 का, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन हमेशा बैक सॉल्व मेथड से आता है। तो आपके पास 3 सोल्यूशन लिखे हैं और एक ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर चारों ऑप्शन सोल्यूशन वाले होते तो हम बारी बारी पुट करके देखते होते हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट वाला है और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि इसके राइट साइड पे 0 नहीं है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर आप लोगों ने देखना होता है कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। तो बजाय इसके कि मैं ये सारे ऑप्शंस बारी बारी पुट करके देखना शुरू कर दूं, थोड़ा सा आपने ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को कि ये जो आखिरी 2 रोज़ हैं इसकी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें जो मैट्रिक्स ए बनता होता है आपके पास, इसमें फर्स्ट रो क्या आएगी 2 3 -1 1 -1 3 2 -2 और 6। ये रो जो है थर्ड रो सेकंड रो का ट्वाइस है, डबल है। 1 का डबल 2, -1 का डबल -2, 3 का डबल 6। तो 2 रोज अगर इस तरह का मल्टीपल आ जाए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब होता है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिट सोल्यूशन। तो इन्फिनिट वाला ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बजाय सॉल्व किए। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको हमने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि ये इसका आंसर होगा। अगर इसका आंसर एग्जिस्ट कर जाता और चारों ऑप्शन सोल्यूशन वाले होते तो फिर मैंने आपको दूसरा शॉर्टकट बताया था बैक सॉल्व करने वाला। हम ये 1 2 3 बारी बारी यहाँ पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो टिक कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन करने से चैप्टर 3 की मैंने एक शॉर्ट सी आपकी रिवीजन करवा दी। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और जो चैप्टर 3 है वो आपका इस रिवीजन में इस तरह कवर हो गया। आप चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो भी आपकी रिवीजन में आ जाए। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 है उसके 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें चूँकि आप जानते हैं इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन है, उनके रूट्स के बारे में क्वेश्चन होते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ क्यूबिक और डिग्री 4 वाली इक्वेशन भी आप देखते हैं यहाँ पे आपको करने को मिलती हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि आपने फैक्टराइज करना है x³ - 6x² + 11x - 6 को, और ये कहा गया है कि फैक्टराइजेशन क्या बनेगी इसकी। ये आप सारे जानते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना इजी नहीं होता क्योंकि आपके पास जब तक एक रूट ना पता हो तब तक आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाते, अनलेस कि कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा हो। तो अगर कोई क्यूब का फार्मूला बन जाए तो अच्छी बात, अदरवाइज एक रूट पता होगा तब इसकी फैक्टर्स आप बना सकेंगे। और वो एक रूट जो आपको पता होता है ये भी आप जानते हैं कि उसकी हेल्प से हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। 4.5 है उसमें आपको ये काम करना पड़ता है और सिंथेटिक डिवीजन से आप इसकी डिग्री को मिनिमाइज़ करते हैं, तब जाके डिग्री 3 से डिग्री 2 पे पहुंचती है और तब आप इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो हैं वो उसको फैक्टराइज करके लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है, यानी इसमें लेंथी प्रोसेस है, टाइम आपका कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं। हम इसका कोई शॉर्ट वे निकालना चाह रहे हैं ताकि इसको आसानी से कर सकें हम।
तो आप ये देखें कि पहली बात तो ये कन्फर्म है कि अगर ये डिग्री 3 वाली इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, चाहे वो तीनों सेम हो या तीनों डिफरेंट हो। तो 3 फैक्टर वाले सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अब जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, याद रखना है आप लोगों ने, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका आप देखें तो ये 1 के इक्वल है। और आप ये देख सकते हैं कि सारे जो x के कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे 1 के इक्वल हैं। इसका मतलब है हर एक जो है यानी x इंटू एक्स यहाँ करें यहाँ वो x क्यूब ही बनता है। तो ये पहला जो x क्यूब है वो तो सबसे बन सकता है। अब असल जो चीज़ है जहाँ से हमारा आंसर ट्रेस होने लगा है वो चीज़ ये होती है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ये याद रखा करें कि ये जितने कांस्टेंट्स हैं 1 1 -3 या -1 -2 -3 ये इनका सम होता है ये। तो आपने ये करना है सबसे पहले कि इन सारों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 चीज़ें आपने क्लियर करनी है। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर आपको सब का 1 नज़र आए तो इसका मतलब है सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए। जो सेकंड कोएफिशिएंट है, मैं पहले बताया आपको मैंने कि जो सेकंड कोएफिशिएंट होगा ये सम के बराबर होना चाहिए। अब आप इनका सम करें, देखें -1 +1 -3 ये करें तो ये -6 नहीं बनता, यानी इसके बराबर नहीं आ रहा है। इनका सम करें -1 -2 -3 तो ये देखें -1 -2 -3 कितना बन रहा है -6, ये एग्जैक्ट इसके इक्वल आ रहा है। और किसी का सम करके देखें अगर 1 2 3 ये +6 बन रहा है, -3 -2 +1 करें तो ये -4 बन रहा है। सिर्फ एक ये वाला ऐसा ऑप्शन है कि जिसके इन तीनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका इंडिकेटर हो गया कि जिससे फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये फैक्टर जो हैं वही इसके फैक्टर हो सकते हैं। एक चीज़ तो ये कर लिया आपने। एक चीज़ और भी इंश्योर कर लें कि जो सबसे आखिरी कोएफिशिएंट होता है लास्ट वाला, ये होता है जिस तरह मैंने कहा ना, ये वाला होता है इन तीनों का सम। इसी तरह लास्ट वाला होता है इन तीनों का प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखें अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये -6 है, क्या ये इन सारों का प्रोडक्ट बनता है, ये भी आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करें। तो ये देखें -3 इंटू -2 इंटू -1 करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 6 और फिर माइनस जो होगा वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -6। तो प्रोडक्ट भी एग्जैक्ट वो बन रहा है जो इनका प्रोडक्ट है और सम भी वही बन रहा है जो एग्जैक्ट इनका सम है। तो हमने पता लगा लिया कि इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो ये हो सकती है। तो ये मैंने आपको समझाने पे इतना टाइम लगाया है, अदरवाइज़ आप इसको आसानी से गेस भी कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों ने अगर एक बार इसको समझना है, समझने के बाद इसको फ़ौरन अप्लाई करना है। तो पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप लीडिंग कोएफिशिएंट देखें। लीडिंग कोएफिशिएंट वो होना चाहिए जो इन तीनों का बनता है प्रोडक्ट। जैसे x इंटू एक्स क्यूब बन रहा था तो वो सब का ही x क्यूब बन रहा था, इसलिए हम डाउट में थे, उससे हमें आंसर नहीं मिल रहा था। जो सेकंड कोएफिशिएंट होता है वो मैंने आपसे कहा है कि वो इन तीनों का सम होता है। आपने इन तीनों का सम किया, -1 +1 -3 वो नहीं बना, इसका सम बन गया, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि -3 -2 -1 -6 बनता है जो एग्जैक्ट इसके बराबर है। और जो लास्ट कोएफिशिएंट होता है वो इन तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फिर पता लग जाएगा कि ये इसी के जो फैक्टर्स हैं वो यही थे। तो ये इसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होगा। ये रिवर्स भी आ सकता है, यानी वो ये वाली फॉर्म दे के आपसे इसकी मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है। तो बजाय मल्टीप्लाई करने के फ़ौरन आप लीडिंग कोएफिशिएंट और सेकंड कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट देख के फ़ौरन पता लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो हमारे पास डिग्री 7 की या डिग्री 5 की या 6 की, कोई भी डिग्री हो सकती है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आपने बताने हैं। तो एक नोट आप लोगों को मैंने लिखवाया था फर्स्ट ईयर में, जब आप कुछ लोग जो हमारे पास पढ़ते रहे उनके लिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े या आपको नहीं याद रहे जो पढ़ चुके हैं तो मैं दोबारा बोल देता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब है कि इवन नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से। तो अब अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है तो डिग्री 7 वाले पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं जो पेयर में हों, वो 6 हो सकते हैं, यानी 2 का पेयर या 4 या 6। तो क्लियर होगी बात हमें कि डिग्री 7 वाली पॉलिनोमियल अगर हमारे पास आती है तो मैक्सिमम उसके जो पेयर बन सकते हैं रूट्स के वो कितने बन सकते हैं, 6। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा इसके इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते। और याद रखा करें इमेजिनरी रूट्स हमेशा इवन नंबर की फॉर्म में होते हैं, 0 हो सकते हैं यानी कोई ना हो, या 2 या 4 या 6 इस तरह से चलेंगे। अगर डिग्री 5 वाली पॉलिनोमियल होगी तो उसके मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स 4 होंगे, और अगर डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं,
तो आपने यहाँ से टिक कर दिया कि जो मैक्सिमम रूट सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 6। जो एक रूट बच जाएगा जो कि डिग्री 7 है, तो जो एक रूट बच जाएगा वो इसका रियल रूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री 7 वाली पोलिनोमियल का कम से कम एक रूट लाजमी रियल होता है, अगर बाकी 6 के 6 इमेजिनरी हो भी जाएं तो ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 या 5 या 9 और डिग्री कोई भी हो, तो और डिग्री वाली कोई पोलिनोमियल आए उसका कम से कम एक रूट ज़रूर रियल होता है। मैं आपको इसकी मिसाल यूँ भी देता हूँ। देखें, आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ते हुए ये इक्वेशन सॉल्व की थी x³ = 1, जहाँ से आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे। तो उसमें देखें 3 रूट्स आए थे, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 रूट्स इमेजिनरी थे और एक रूट क्या था, रियल। तो इमेजिनरी हो गए इवन की फॉर्म में और रियल हो गया ऑड की फॉर्म में। तो कम से कम एक रूट किसी भी ऑड डिग्री वाली पोलिनोमियल का रियल ज़रूर होता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये एक तीसरा MCQ लिखा है मैंने, और इसमें ये बताया गया है कि 3 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³। ये मैंने देखें सेम इक्वेशन लिखी है ये वाली, सिर्फ आपको ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े इसके ऊपर। आपने बताना है कि अगर ये 3 इसके रूट्स हैं तो फिर रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप लोगों को जो कोर्स में लिखा है वो तो सिर्फ डिग्री 2 वाली पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको याद होगा लेक्चर जब दिया था एंटी टेस्ट का चैप्टर 4 का, तो वहाँ मैंने मोर देन 2 डिग्री वाली पोलिनोमियल्स के रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना आप लोगों को सिखाया था। तो आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि ये एक डिग्री 3 वाली पोलिनोमियल थी, इसके 3 रूट्स थे। तो वो आपसे इन तीनों का सम पूछ सकता है या इन तीनों का प्रोडक्ट। अभी वो प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो आपके सामने अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है ताकि मैं रिजेम्बलेंस बता रहा हूँ कि ये वो इक्वेशन है कि अगर इसकी डिग्री देखी जाए तो 3 है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा हुआ होता है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स का जो प्रोडक्ट, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0, तो आप कहते थे कि जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी अगर डिग्री मोर देन 2 हो जाए तो फिर क्या होगा। अभी डिग्री कितनी है, 3। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डिग्री 3 वाली इक्वेशन के रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है, जिस तरह इसका होता है ना c/a यानी लास्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, इस तरह इसका भी वही होगा। लास्ट कांस्टेंट कौन सा है, -6, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो वही होगा c/a। c -6 है और a कितना है, 1। अब ये तो हो गया c/a। एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर डिग्री ऑड है तो ये नेगेटिव लिखेंगे आप, और अगर डिग्री इवन है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, इवन 2 होती है तो ये पॉजिटिव आता है, और अगर डिग्री ऑड होगी तो क्या होगा, नेगेटिव। फार्मूला वही रहेगा, लास्ट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो ये ज़रा यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कितना बन रहा है। ये देखें, माइनस आपके पास ये आ गया -6 इंटू माइनस ये आ जाएगा +6। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है ये नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि ये इक्वेशन मैंने सेम ये इक्वेशन लिखी है, और इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, ये वाले। तो ये देखें ज़रा, अगर मैं फैक्टर्स लिखता हूँ x - 1, x - 2, x - 3 = 0, तो रूट कौन से बनेंगे देखें, x = 1 एक रूट आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 1 × 2 × 3, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, आंसर बनेगा 6। तो वही हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट टेक्निक थी डिग्री 3 वाली जो इक्वेशंस हैं उनके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करने की। चैप्टर 4 की भी थॉरो रिवीजन आपकी हो चुकी है, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 5 की तरफ। अच्छा जी, चैप्टर 5 का मैंने एक MCQ लिखा है, आपको याद होगा चैप्टर 5 में बहुत थोड़ा सा काम था हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस का, जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था। कुछ आपको मैंने टेक्निकल चीज़ें उस वक्त भी बताई थी, क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर का काफ़ी होगा जो चैप्टर को थरो रिवीजन के लिए काम आए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है इस एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप समझते हैं अच्छी तरह कि अगर प्रॉपरली किया जाए तो इसको हम लिखते थे a/x + 2, b/x + 3, c/x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जीरो मेथड या कंपैरिजन मेथड से ABCD या ABC फाइंड कर रहे होते हैं हम लोग। यहाँ इतना टाइम तो MCQs में नहीं होगा हमारे पास कि हम इस तरफ जाएं, तो इसका एक शॉर्टकट मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसमें A फाइंड करना है, देखिए ये तो आप समझते हैं कि x + 2 के ऊपर A होगा, इसके ऊपर B, इसके ऊपर C। अगर आपने A फाइंड करना है तो आप ये करेंगे
कि जो a के नीचे लिखा हुआ होगा यानी x+2 जो होगा इसको आपने 0 पुट करना है। x+2 को 0 पुट करें तो x आएगा -2, वो वाला -2 यहाँ प्लेस करें तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 करें तो -1 बनता है, ऊपर आ गया -1। और अगर आप नीचे देखें तो -2 आपने यहाँ नहीं प्लेस करना क्योंकि यहाँ तो 0 हो रहा है, यहाँ -2 प्लेस करें 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ -2 प्लेस करें 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। तो a की जो वैल्यू है अगर आपसे वो ABC की फॉर्म में पूछता है तो a आ गया आपके पास -1/2। अब आप देख सकते हैं कि -1/2 वाला ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सिर्फ C ऑप्शन देखें तो वहाँ -1/2 लिखा हुआ है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। तो ये आपका C करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक ही कांस्टेंट से हमने एनालाइज कर लिया कि ये हमारा सोल्यूशन है। अगर लेट सपोज वो ABC तीनों आपसे पूछ लेते हैं तो जिस तरह मैंने A फाइंड किया है इसी तरह आप B फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह आप C फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक और फाइंड करता हूँ C। अगर आपने C कैलकुलेट करना है तो C आपने कैलकुलेट करना होगा तो जिस तरह मैंने आपको A कैलकुलेट करना बताया वैसे भी C भी कर लें। C के लिए इसको 0 पुट करेंगे आप, x कितना आएगा, x+4 0 पुट करें, x आएगा -4, वो -4 ऊपर पुट करें, -4 + 1 कितना आ जाएगा -3, और वो वाला -4 यहाँ पुट करें तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ पुट करें तो ये आ जाएगा -1। तो अल्टीमेट आंसर आया -3/2। तो देख लें इसी ऑप्शन का C -3/2 भी है। इस तरह करके आप लोग ये इसकी फ्रैक्शंस को गैस कर लेंगे। चैप्टर नंबर जो हमारा 5 था उसका एक क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी मैंने टूल्स आपको, टेक्निक्स आपको कुछ जूम वाली क्लास में बताई थी और कुछ मैंने आपको बताई थी जो लेक्चर हुआ था हमारा रेगुलर क्लास में उसमें। अब हम चलते हैं आगे। अब बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की और कुछ उसके MCQs देखते हैं रिवीजन के हवाले से। तो आज हमारा टारगेट था कि 3 चैप्टर्स 4, 5, 6 हैं इनके कुछ MCQs किए जाएँ ताकि ये आपकी रिवीजन हो जाए, और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे हम जो बुक का रिमेनिंग पोर्शन है उसको करके एक बार ये बुक आपकी हर लिहाज से पढ़ भी लिया हमने और रिवाइज़ भी हम कर लेंगे। फिर चैप्टर 6 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब चैप्टर 6 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि चैप्टर 6 की भी एक शॉर्ट सी रिवीजन आप लोगों की हो जाए। और चूँकि चैप्टर 6 आप पढ़ चुके हैं पूरा तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक तीनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि सबकी एक रिवीजन आप लोगों की हो जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ 1/4, 1/x, 1/8 ये 3 नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर इन AP, देन x क्या होगा। अब आप जानते हैं 3 नंबर्स AP में हो तो उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो इसका जो एक मेथड है वो तो ये है कि आप 1/x, 1/4 का डिफरेंस लें और 1/8 और 1/x का डिफरेंस लें और उसको इक्वल रख के वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। तो इसमें LCM वगैरह लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन वगैरह होगी तो वो थोड़ा सा आपका टाइम वहाँ वेस्ट हो जाएगा। शॉर्टकट इसका ये होता है कि 3 नंबर आप जानते हैं अगर AP में हो तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है वो किस में चला जाता है, HP में। इसका मतलब ये हुआ कि इनको रेसिप्रोकेट करें तो 4x और 8 ये किस में आ जाएंगे, HP में। और HP में जो मिडल नंबर होता है वो साइड वाले जो नंबर्स होते हैं उनका हार्मोनिक मीन होता है। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB ओवर A + B। ऊपर आ गया 8 4 32, 32 2 64, 64/12 आ रहा है। और 64/12 को सॉल्व करें तो 4 3 12, 4 16 64। तो बजाय वो LCM वगैरह लेने के ये एक सिंपल सा रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया कि अगर नंबर HP में है, नंबर AP में है तो उनका रेसिप्रोकल HP में करके हमने मिडल वाला नंबर लिखा हार्मोनिक मीन, और हार्डली हमारा 5 से 7 सेकंड का टाइम लगा और हमें x मिल गया। इस पे आते हैं, ये भी एक और क्वेश्चन AP का रखा है मैंने। इसमें ये कहा गया है कि S12 जो है ये 480 है, S12 मीन सम ऑफ 12 टर्म्स, और S11 जो है वो 468 है। आपने बताना है कि A12 क्या होगा। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ, इसकी इक्वेशन बनाऊँ, वहाँ से A1 और D फाइंड करूँ और A12 जो फार्मूला होता है A1 + 11D वहाँ पुट कर दूँ। लेकिन ये लंबा चौड़ा काम है, अच्छा खासा हमारा इस पर टाइम लग जाता है। कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी आपके लग सकते हैं। शॉर्टकट अगर लगाएं तो शॉर्टकट ये है कि याद रखा करें आप लोग कि जो AN होता है, AN जो होता है ये इक्वल होता है SN - SN-1। क्या मतलब हुआ इस बात का, AN से मुराद अगर मुझे चाहिए A12 तो A12 होगा S12 - S11। 12 टर्म के सम में से 11 टर्म का सम निकाल दें तो पीछे 12th टर्म बच जाती है। तो S12 480 है और S11 कितना है 468। तो ये देखें 480 - 468 यू विल गेट 12। तो इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ A12 का। A12 = 12 आ गया हमारे पास। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
2 क्वेश्चन एपी के हो गए। अब एक आध जीपी के भी कर लेते हैं और एक फिर हम एंड से कर लेंगे। जीपी का ये क्वेश्चन है द सीरीज 1 + 3x/2 9x² 4 एंड सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और अप टू इन्फिनिटी है। बताना ये है कि ये कब कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट का मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, सीरीज़ उस वक्त कन्वर्जेंट होती है जब उसका सम एग्जिस्ट करे, इन्फिनिट सम। तो अगर इसका इन्फिनिट सम एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। और ज्योमेट्रिक जो है इसका इन्फिनिट सम होता है एस इन्फिनिटी और फार्मूला होता है a1/1 - r। और एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया ये होता है कि r शुड बी इन बिटवीन -1 एंड 1। ये असल में है हमारा टारगेट। तो इसका r निकालें, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो जो r की वैल्यू आ रही है ये हमारे पास r की वैल्यू आ रही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग करें, -1 और 1 के दरमियान में r को प्लेस कर दें, थ्रू आउट पहले 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से डिवाइड कर दें। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -2/3 से +2/3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ से। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया है कि सम ऑफ द सीरीज़ बताना है आपने। आप ऑब्जर्व करें कि ये सीरीज़ ना अरिथमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक है, ना हार्मोनिक है। अगर किसी कैटेगरी में नहीं आ रही तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इसका, तो फिर हमें शॉर्टकट वे ढूंढना है इसका। शॉर्टकट वे हमारे पास ये होता है जो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपने n टर्म्स तक सम निकालना हो किसी भी सीरीज़ का, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक या कोई और सीरीज़ हो, बाइनोमियल क्यों ना हो जाए, जब भी आपने सम अप टू n टर्म्स निकालना हो तो शुरू वाली 2 टर्म्स को या एक टर्म जो आसानी से आप कर सकते हैं वो ऐड करनी है। और उसी की जगह अगर आपने 2 टर्म्स ऐड की हैं तो हर ऑप्शन में 2 पुट करके देखना है। तो मैं 2 टर्म्स ऐड करूँ, 4 × 1 4 और 7 × 2 = 14, तो आपका आंसर आ रहा है 18। तो 2 टर्म्स का सम 18 देखते हैं किस में बनेगा। तो ये सारे चूँकि सम के रिजल्ट्स हैं, n को यहाँ 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट करें, यहाँ और यहाँ, जिसका आंसर 18 आया वो हम टिक कर देंगे। तो पहले मैं n को यहाँ 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 9 और बाय 2 रखें तो 9 × 2 = 18। तो इसका मतलब यही हमारा 18 के इक्वल आंसर दे रहा है, इसको हम टिक कर देंगे। बाकी एहतियातन चेक कर लेते हैं। यहाँ जब 2 पुट करेंगे आप, 2 + 1 कितना बनेगा आपके पास, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9 और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 18 आंसर दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों में अब हमारे पास टाई है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एहतियातन हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ 2 पुट करें, 4 4 - 5 -1, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ 2 पुट करें तो 2 + 1 3, 3 4 = 12, ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो फिर आप ये कर लें कि आप सिर्फ एक टर्म देखें, n को 1 पुट करने से आपके पास 4 × 1 4 आना चाहिए, जो कि एक टर्म है। तो मैं यहाँ अगर n को 1 पुट करता हूँ तो ये 4 नहीं बनता, यहाँ n को 1 पुट करता हूँ तो ये 4 बनता है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ना हुआ और फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ये। तो जब 2 ऑप्शन में इस तरह टाई हो जाए तो फिर आपने एक वैल्यू कम या एक वैल्यू ज़्यादा करके देख लेना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। और जो भी क्वेश्चन इसके बाद सम अप टू n टर्म्स वाला आएगा वो आपने इसी तरीके से करना है। आज तक का जो काम है उसको यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ। मैंने चैप्टर 3, 4, 5 और 6 4 चैप्टर आपके रिवाइज़ करवा दिए हैं और इसके बाद जो अगली क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें जो फर्स्ट ईयर की बुक का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम रिवाइज़ करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।